Forces of magnitude 1, 2 root 3, 4 root 3 and 5 kg weight respectively act at one of the angular points of the hexagon towards the 5 other taken in order. तो कहता है किसी एक पॉइंट से ना 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। पहले का मैग्नीट्यूड दिया 1, दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है दूसरे वर्टेक्स के अलोंग, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 रूट 3, तीसरी फोर्स तीसरे वर्टेक्स के अलोंग एक्ट कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, और चौथी फोर्स फोर्थ वर्टेक्स के अलोंग एक्ट कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 रूट 3, और फिफ्थ फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस फिफ्थ वर्टेक्स, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 5। सो ये सारा कुछ दिया हुआ है। कहते फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। तो हमने आर फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिजल्टेंट। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले रिजल्टेंट मान लीजिए ये है इनका, जिसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो मेरे को ये कैलकुलेट करना है थीटा और आर। तो यहाँ पिक्चर में भी एक एक्स एक्सिस चाहिए एक वाई एक्सिस, तो मैं एक फोर्स को एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और इसके जो परपेंडिकुलर है उसको वाई एक्सिस। तो अब सारी फोर्सेस के एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, वो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा वैसे ही कंप्यूट करने हैं कि पहले ये एंगल देखना है कितना है, फिर ये एंगल देखना है कितना है, ये एंगल देखना है कितना है, और ये वाला एंगल कितना है। जो ए बी वाली फोर्स है उसने तो 0 डिग्री का ही एंगल बनाया है, तो 1 cos 0, और cos 120 जो है इसको cos 90 प्लस 30 सोच लें तो साइन 30 आ जाएगा, तो दैट इज -1/2। तो ये सारा आप आर कॉस थीटा कंप्यूट कर सकते हो। इसी तरह अब कॉस को हटा के हर जगह पे साइन, इधर भी साइन, इधर भी साइन, तो सारे एंगल साइन के साथ कंप्यूट करके आर साइन थीटा कैलकुलेट कर लेना है। आर कैलकुलेट करने के लिए इनको स्केयर और ऐड करना है, टेन थीटा कैलकुलेट करने के लिए इनको डिवाइड कर लो तो थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सारा काम आपने अपने आप करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। सो ए बी के अलोंग एक फोर्स एक्ट कर रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो पी फोर्स एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड जितनी ये लेंथ है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। So this P is equal to 1 over AB, 1 over AB के प्रोपोर्शनेट है, तो इसका मतलब इसका कोई मल्टीपल है, सो K टाइम्स 1 over AB। इसी तरह BC के अलोंग भी एक फोर्स एक्ट कर रही है, सपोज Q फोर्स एक्ट कर रही है, और ये जो Q फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो BC जितनी लेंथ है उस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। रिजॉल्व द फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस है, बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी अलोंग, अलोंग इसका नाम मैं रख लेता हूं डी, अलोंग बी डी एंड परपेंडिकुलर टू बी डी, दैट इज अलोंग बी ओ, ये जो बी ओ की डायरेक्शन है। तो अब मेरा इसको एक्स एक्सिस समझ लो, चल ये जो बी डी लाइन है मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, और वो जो है उसके परपेंडिकुलर वो वाई एक्सिस है। तो अगर ऊपर वाला एंगल ए है तो इधर वाला हो गया सेंटर पे 2A, अगर वो 2A हो गया तो इसका मतलब ये वाला 90 माइनस ए और ये वाला भी 90 माइनस ए आएगा, ताकि तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये दो एंगल तो बराबर है क्योंकि ये रेडियस है ओ बी और ओ सी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब दो एंगल तो हो गए 90 - a, 90 - a, और एक एंगल हो गया 2a। तो इन दो तीनों को ऐड किया तो 180 डिग्री आ गया। अच्छा, ये वाला एंगल तो है 90 - a, और यहाँ टोटल एंगल जो ये वाला है ये 90 है। तो टोटल में से उतना सा माइनस कर दो, तो इसका मतलब जो ये बाहर वाला एंगल है दिस इज ए। अच्छा, अब दूसरी फोर्स देखें, बी ए, इसका कितना एंगल है, ये वाला एंगल सारा ये कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल है ए प्लस बी, कैसे कि ये कॉर्ड से बाहर वाला एंगल जो है, ये जो बाहर वाला एंगल है इतना इतना, ये तो अभी हमने प्रूव किया है कि दिस एंगल इज ए। जो ये अंदर वाला एंगल है ये इतना इतना अंदर वाला यहां तक, दिस एंगल इज बी। तो टोटल एंगल कितना हो गया, ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में बी ए, तो इसका कंपोनेंट अगर मैंने इधर देखना है तो कंपोनेंट इसका इधर आएगा बी ए कॉस ए प्लस बी। और अगर मैंने इसका कंपोनेंट इसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है तो ये कॉस की जगह साइन साइन आ जाएगा। तो मैंने बी ओ की अलोंग कंपोनेंट्स देखने हैं। तो अब मैं ये लिखता हूँ, रिजॉल्व पार्ट of resultant along BO is equal to sum of the resolved parts of BA and BC along BO. BC sin A plus BA sin A plus B. So this thing is equal to, अब जिसको मैंने BC लिखा है उस डायरेक्शन में मेरे को फोर्स दी हुई है पहले से कितनी, BC की तरफ जो फोर्स है वो ये है K ओवर BC, और दूसरी साइड पे फोर्स है K ओवर AB। तो मैं वो ही लगाता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स है K ओवर BC और K ओवर AB है। सो दिस इज K ओवर BC और K ओवर AB। अच्छा, अब ये जो a प्लस बी है किसी ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी होता है 180 डिग्री, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस ए, और साइन a प्लस बी कितना होता है, साइन a प्लस बी इज साइन 180 माइनस ए। तो साइन 180 माइनस थीटा, ये कितना आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस माइनस माइनस साइन ए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास के ओवर बी सी साइन ए माइनस के ओवर ए बी साइन सी। कि अगर मैंने ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे माइनस साइन सी आ जाएगा। अच्छा, अब के इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास आया साइन ए ओवर बी सी माइनस साइन सी ओवर ए बी। तो अब किसी भी ट्रायंगल में साइन फॉर्मूला क्या कहता है मेरे को, अगर ट्रायंगल ए बी सी है इसमें साइन फॉर्मूला होता है कि एंगल साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड साइन ए ओवर बी सी इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल साइन बी ओवर ऑपोजिट साइड ए सी इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल साइन सी ओवर ऑपोजिट साइड ए बी। तो ये साइन फॉर्मूला होता है। तो अब ये दो चीजों को कंपेयर करो इधर, कि यहाँ साइन सी ओवर ए बी इज इक्वल टू साइन ए ओवर बी सी है, साइन सी ओवर ए बी इज इक्वल टू साइन ए ओवर बी सी है। तो बाय साइन फॉर्मूला दीज टू थिंग्स आर इक्वल, सो दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो।
बाय साइन फॉर्मूला इन ए ट्रायंगल ए बी सी। तो ये बराबर आ गया। इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया? मैंने ये प्रूव कर दिया कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग बीओ इज जीरो। सो बीओ के अलोंग रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट जीरो है। तो उससे प्रूव हो गया कि जो मेरा रिजल्टेंट है वो फिर इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा होगा। अगर इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है तभी उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो आ सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं आ सकता। सपोज some heavy body is lying here. तो मान लीजिए ये जो ब्लॉक मैंने यहाँ पे रखा है ये नीचे स्लाइड नहीं हो रहा, ये इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो हमने देखना है। सबसे पहला तो इसका एक वेट, वो वर्टिकली डाउनवर्ड, वो जितना इसका वेट दिया होगा वो वेट एक्ट कर रहा है नीचे। फिर ये जो बॉडी है इस इंक्लाइंड प्लेन को प्रेस कर रही है इस इंक्लाइंड प्लेन की तरफ। तो जितनी फोर्स से वो ये बॉडी इस प्लेन को नीचे की तरफ प्रेस कर रही है तो इसका रिएक्शन उतना ही और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इधर है। सो यहाँ पे इसका रिएक्शन है आर। अगर मैं सिर्फ दो ही फोर्सेस लगाऊं तब तो ये बैलेंस नहीं हो सकती, क्योंकि इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट तो इस साइड में कहीं पे आ रहा है। तो वो रिजल्टेंट की वजह से वो नीचे को डिस्प्लेस हो जाएगी। तो अगर मैंने इसको इक्विलिब्रियम पे रखना है तो इसका मतलब इसमें कोई तीसरी फोर्स और भी एक्ट कर रही है। तो वो कौन सी फोर्स है? मैं जरा यहाँ से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है ए बॉडी ऑफ वेट W rests on a smooth inclined plane of inclination अल्फा। ये अल्फा एंगल दिया हुआ है, इंक्लिनेशन अल्फा, and is supported by a force F which in vert which act in a vertical plane in a direction making an angle theta with the plane। हाँ, वो दिया हुआ है कि इस बॉडी को ना रोक के रखा हुआ है किसी फोर्स एफ से, और जो फोर्स एफ है वो इस प्लेन की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। ये फोर्स एफ है जिसने इस प्लेन की डायरेक्शन से, ये प्लेन की डायरेक्शन है, इसको एक्स एज्यूम कर लो, इधर थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो ये अपनी तरफ से हमने फोर्स लगाई है ताकि ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहे। अदरवाइज अगर ये फोर्स हटा दे फिर तो ये दो फोर्सेस की वजह से वो नीचे को ड्रैग कर जाएगी। तो ये फोर्स एफ लगाई है। अच्छा, करना क्या है ये देखते हैं। कहते सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ दीज थ्री फोर्सेस देयरफॉर अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ दीज फोर्सेस along and perpendicular to the plane is zero। हाँ, अगर अब ये तीनों फोर्सेस इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रही हैं तो इसका मतलब कि इसका रिजल्टिंग फोर्स कोई भी नहीं, तो इसका रिजल्टेंट जीरो है। तो रिजल्टेंट जीरो का मतलब कि रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दोनों जीरो है। पर इस केस में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करने की बजाय एक कंपोनेंट होगा अलोंग द प्लेन, एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मैं कहता हूं कि सिंस द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम so the sum of their resolved parts along the plane, along the inclined plane
inclined plane and perpendicular to the inclined plane will be zero separately. कि इसको अगर तीनों फोर्सेस का मैं कंपोनेंट अलोंग द प्लेन लिखूं और उनका सम कर दूं, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखूं और उनका सम कर दूं, वो जो सारा है वो जीरो आएगा। तो अब मैं इसके कंपोनेंट लिख के देखता हूं। तो जैसे एफ का तो एंगल पता है थीटा, तो मैं लिखता हूं अलोंग द प्लेन पार्ट्स अलोंग द प्लेन, वो एक तो है आर नहीं, आर नहीं, एफ कॉस थीटा प्लस, अब इस आर का कंपोनेंट इधर, तो अब आर ने तो 90 डिग्री का एंगल बनाया है अलोंग द प्लेन, तो उसका कंपोनेंट तो उधर कोई है नहीं, वो जीरो। तो इसका कंपोनेंट देखना है डब्ल्यू का उस डायरेक्शन में। तो अब वो देखने के लिए ये देखिए एंगल है ना, ये भी अल्फा होगा। ये इतनी सी एलिमेंट्री चीज आप सोच सकते हैं कि ये एंगल अल्फा होगा इस लाइन और इस लाइन के बीच। वो अल्फा इसलिए होगा, अब जिस जिस चीज को मैं शेड करने जा रहा हूं सिर्फ उतना सा पोर्शन देखना, कि ये एक छोटी सी येलो कलर की ट्रायंगल और एक ये वाली येलो कलर की ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स में जो ये वाला एंगल है ये 90 माइनस अल्फा है। 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, और ये ऊपर इसके ये एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। अब अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो एक ये लाइन और ये वाली जो ट्रायंगल की लाइन है, ये वाली लाइन, इनमें आपस में 90 डिग्री का एंगल है, जो मैं अभी रेड डॉट लगाने जा रहा हूं जहां पे ये, सो दिस इज 90 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितना बच गया, एक एंगल 90 माइनस अल्फा, एक एंगल 90, वो जो थर्ड एंगल दिख रहा है यहाँ पे, दैट एंगल विल बी अल्फा। पता चल गया जी कि ये वाला एंगल जो है वो अल्फा होगा। तो अब इस डब्ल्यू फोर्स को अगर रिजॉल्व करना है दो पार्ट में, एक पार्ट जो है अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसके दो कंपोनेंट इस डब्ल्यू के क्या आएंगे, एक इधर वाली साइड का जो कंपोनेंट है ये वाला, क्योंकि ये एंगल अल्फा है तो इधर कंपोनेंट आएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, और जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब इधर कंपोनेंट आएगा दैट इज डब्ल्यू साइन अल्फा। तो अगर डब्ल्यू साइन अल्फा है तो उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाऊं, और यहाँ पे जो ऊपर वाली डायरेक्शन में मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ फोर्सेस को, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो एफ कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा, ये दो फोर्सेस ऊपर है, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है इनका सम जो है वो जीरो है, बिकॉज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। Similarly, resolved parts along perpendicular to the inclined plane. सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का कंपोनेंट देखना है। सो पहले तो ये एफ फोर्स है, इसका कंपोनेंट,
सो इधर वाली डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा आ जाएगा। सो दिस इज एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा प्लस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ये आर फोर्स भी पड़ी है, आर प्लस ये जो डब्ल्यू है इसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है। हमने इस डब्ल्यू को दो पार्ट में रिजॉल्व किया था, इधर वाली साइड में डब्ल्यू कॉस अल्फा था और इसके परपेंडिकुलर ये वाला डब्ल्यू साइन अल्फा था। पर मेरे को अभी इस डायरेक्शन का ऑपोजिट चाहिए ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो मैं इसका नेगेटिव लगा देता हूं, तो दिस इज माइनस डब्ल्यू cos alpha. This thing is equal to जीरो की सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन दिस डायरेक्शन भी जीरो है और इस डायरेक्शन में भी जीरो है, क्योंकि फोर्सेस जो है दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब अगर इसमें से कैलकुलेट करना हो कि हमने अपनी तरफ से कितनी फोर्स लगाई है और ये रिएक्शन कितना है, तो क्या वो यहां से कंप्यूट हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि हमने कितनी फोर्स लगाई है, वो ऊपर वाली इक्वेशन से देखो मेरे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, और दूसरी साइड में इस इक्वेशन में से ये देखें कि रिजल्टेंट कितना आएगा। सॉरी, रिजल्टेंट तो जीरो है, ये जो रिएक्शन है ये कितना आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ब्लॉक का वेट पता है और ये एंगल अल्फा भी पता है। ना तो मेरे को एफ पता है कि मैंने कितना अप्लाई किया है, ना मेरे को ये रिएक्शन पता है कितना है। तो वो दो चीजें कितनी आएगी, ये एफ यहाँ से कंप्यूट किया और जो आर है, आर की वैल्यू आएगी यहाँ से, इसको डब्ल्यू कॉस अल्फा, अल्फा पता है डब्ल्यू पता है, माइनस एफ साइन थीटा। तो ये एफ तो कैलकुलेट कर लिया है, माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा ओवर कॉस थीटा इंटू ये था एफ के साथ साइन थीटा। सो दिस इज साइन थीटा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू, अगर कॉमन निकाल इधर कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। सो डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो ये हमारा आ जाएगा रिएक्शन। तो अब ना ये दो फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं कि ये जो फोर्स लगाई है बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये है, और जो उस के वेट की वजह से रिएक्शन है वो ये है। थ्योरम इज if three forces acting at a point can be represented by the magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order, then they are in equilibrium and conversely. So first we prove that three forces form a triangle, and we prove that uh, the forces are in equilibrium. So let P, Q and R represents sides of a triangle. That is, we have triangle in order. That is, we have this thing, a triangle A, B, C. P force is this. So AB is exactly equal to P force. BC is exactly equal to Q force,
एंड सी ए, वो सारा कुछ इन ऑर्डर लेना है. सो सी ए is R force. So this is given. Show that show that P, Q, R are in equilibrium. अच्छा, और अगर तीन फोर्सेस को शो करना है कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो वो तब शो हो पाएगा अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है. दैट इज वी आर टू शो P vector plus Q vector plus R vector is equal to 0. अच्छा, now by triangle art of forces we have in triangle ABC. ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस मेरे को ये बताता है कि अगर मेरे दो फोर्सेस एक डायरेक्शन में है, मान लीजिए फोर्स ये P है, ये Q है, तो जो उनका रिजल्टेंट है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा कि दो फोर्सेस एक साइड में है और जो रिजल्टेंट है वो उस साइड में है. सो नाउ बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस वी हैव दिस रिजल्ट, दैट इज P force plus Q force is equal to AC force, but AC is equal to माइनस आर फोर्स. ये हमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर तीन फोर्सेस जो हैं वो ट्रायंगल की साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं टेकन इन ऑर्डर. तो मैंने पहले दो फोर्सेस जो है पी और क्यू यहाँ पे लिख के उनका जो रिजल्टेंट है वो बताया कि रिजल्टेंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एसी. पर जो एसी का ऑपोजिट है सी ए, दैट इज फोर्स आर. तो वेक्टर में अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे से ऑपोजिट है और दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका मतलब एक दूसरे का नेगेटिव होता है. तो एसी की वैल्यू माइनस आर ऊपर पुट कर दो तो मेरे पास ये आएगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस आर. सो दिस इंप्लाइज पी प्लस क्यू प्लस आर, this thing is equal to 0. So it means P, Q, R are in equilibrium. कि हमने ये अज्यूम किया कि वो ट्रायंगल की साइड्स हैं, प्रूव कर दिया कि उनका रिजल्टेंट जीरो है, दैट इज दे आर इन इक्विलिब्रियम. अब इसका कन्वर्स करना है, तो अब मैं कहता हूं कि कन्वर्सली सपोज P, Q, R are in equilibrium. Show that they form a triangle. अच्छा, तो अब मैं किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस ले लेता हूं, एक P, एक Q, एक R, और हमें दिया कि ये इक्विलिब्रियम में है. तो मैं कहता हूं कि कंसिडर ए लाइन ए बी पैरेलल एंड इक्वल टू फोर्स दिस P फोर्स. इस डायरेक्शन च P फोर्स है, सो P इक्वल टू पैरेलल फोर्स. तो एक लाइन कंसिडर करिए ए बी जो P फोर्स के
इक्वल और पैरेलल हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, नाउ कंसिडर द लाइन passing through B, which is parallel and equal to Q. We get, अब Q फोर्स के पैरेलल P के पैरेलल और इक्वल टू मैंने ए बी लाइन खींची। अब मैं कहता हूं कि अब बी पॉइंट से एक लाइन ड्रा करनी है जो कि Q फोर्स के पैरेलल और इक्वल हो। तो Q के पैरेलल और इक्वल मैं यहाँ पे ये ड्रा कर देता हूं। सो दिस इज Q। अब मैंने ये प्रूव करना है कि जब इसको आर के पैरेलल लाइन जब मैं ड्रा करूंगा तो वो गारंटी है कि एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो अब वो कैसे प्रूव करना है? सपोज दिस क्यू इज बी सी। मैं कहता हूं कि इफ वी ज्वाइन ए एंड सी वी गेट ए ट्रायंगल ए बी सी whose two sides AB and BC represent forces P and Q in order, then अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इसको ज्वाइन कर दो। अब मेरे को नहीं पता कि ये चीज मैंने आर के पैरेलल और इक्वल ड्रा किया है, मैं तो सिर्फ इसको ज्वाइन कर दिया। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एबीसी ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स जो हैं ए बी और बी सी, दे रिप्रेजेंट्स forces P and Q, then what? Then the third side will represent the resultant of P and Q by triangle law of forces। तो ये जो थर्ड साइड है ए सी, दिस इज रिजल्टेंट। अच्छा, देयरफॉर जो AC है वो उन दोनों का रिजल्टेंट है, इसका मतलब उन दोनों के सम के बराबर है P प्लस Q। सो दिस इंप्लाइज P प्लस Q प्लस माइनस AC is equal to 0। this implies P प्लस Q प्लस CA, AC का रिवर्स डायरेक्शन जो है वो CA है, this is equal to 0। so this implies P, Q and a force acting along CA are in इक्विलिब्रियम। क्योंकि तीनों का जो वो रिजल्टेंट है वो 0 है, इसका मतलब ये तीन फोर्सेस P, Q और फोर्स एक्टिंग अलोंग CA आर इन इक्विलिब्रियम। बट P, Q and R are in
इक्विलिब्रियम, ये चीज हमें गिवन है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो सी ए है और वो आर है वो सेम ही होंगी। कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो फोर्सेस को एक फोर्स कोई आर भी बैलेंस कर रही है और उन्हीं दो फोर्सेस को कोई दूसरी फोर्स आर डैश भी बैलेंस कर रही है। दो फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है, अगर वो नेट इफेक्ट दोनों का सेम है तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए भी जो उसका रिवर्स इफेक्ट है वो भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज आर मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ सी ए and will be completely represented by CA। तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि अगर तीन फोर्सेस P Q R इक्विलिब्रियम में थी तो वो P और Q और R भी अगर मैं इसी डायरेक्शन में ले लूं, देन दे रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। लैम्डा म्यू थ्योरम कहती है कि इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, इफ टू forces acting at a point O are represented by are represented by lambda OA and mu AB, lambda OA and mu OB, where lambda and mu are constants such that lambda plus mu is not equal to 0, then their resultant is represented by lambda plus mu times OC, where C is the point on AB which divides AB in ratio mu is to lambda। अब इस थ्योरम का पहले मतलब समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मान लीजिए ये मेरा O पॉइंट है, इसके एक साइड पे एक फोर्स एक्ट कर रही है which is represented by lambda times OA। So this force is lambda times OA। अब ए पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के बाहर भी हो सकता है। कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, लैम्डा ओ ए का मतलब होगा कि अगर ये उसका हाफ है तो हाफ ओ ए, या वन थर्ड है तो वन थर्ड ऑफ ओ ए। अगर ए पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है तो लैम्डा ओ ए का क्या मतलब होगा? टू टाइम्स ओ ए। या अगर ये पूरा फोर्स थ्री है तो थ्री टाइम्स ओ ए। सो मान लीजिए ए यहाँ पे कोई पॉइंट है। इसी तरह
किसी दूसरी साइड में एक और फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू ओ बी, म्यू ओ बी, एंड बी इज ऑल्सो समवेयर पॉइंट हेयर। सो मैं कहता हूँ कि मान लीजिए बी यहाँ पे है। अच्छा, अगर तो मेरी फोर्स सिर्फ ओ ए और ओ बी इतनी होती तो मैं उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकता था पैरेललोग्राम लॉ से, कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रा करो, ए से ओ बी के पैरेलल लाइन ड्रा करते, तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो क्या आना था, वो जो इसका डायगोनल है आर, अगर ये फोर्स पी होते और ये दूसरी वाली फोर्स क्यू होते, तो मेरा जो रिजल्टेंट आना था आर इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आना था, ओ ए प्लस, अगर ये पॉइंट ओ ए बी सी है, ओ ए प्लस ओ सी, ये आना चाहिए था अगर मेरी फोर्स ओ ए और ओ बी होती। लेकिन अभी मेरी फोर्सेस ओ ए और ओ बी नहीं है, अभी मेरी फोर्सेस जो है वो इस पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक है, एंड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड दिस टोटल लेंथ इज lambda times OA. Similarly, in this direction, the force from O to the end point. So up till this end point, this length is mu times OB. तो अब इसका रिजल्टेंट वो कहता है थ्योरम में, कहता है द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, where C is a point on AB which divides AB in ratio mu is to lambda। कि अगर मैं AB को ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दें AB को, और इस लाइन पे कहीं पे पॉइंट C है, मैं इधर D लिख लेता हूं अपना। सो इस लाइन पे कहीं पे पॉइंट C है जिसकी क्या प्रॉपर्टी है, कि विच डिवाइड्स ए बी इन रेशो म्यू इज टू लेमडा। तो ये कहीं पे पॉइंट C आएगा, और ये जो रेशो है इस साइड पे जो लेंथ है वो म्यू है, और इस साइड पे जो लेंथ है वो लेमडा है, दैट इज ए सी ओवर सी बी। ए सी over CB is equal to mu is to lambda. So that is AC over mu is equal to CB over lambda. Here is lambda plus mu times OC. ये हमने प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले ये देखें कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग है, उसी की जनरलाइजेशन है, कहीं कोई अलग रिजल्ट तो नहीं है। तो मैं आपको ये इसका पैरेललोग्राम लॉ के साथ कनेक्शन बताऊं। अब जब मेरी ये पैरेललोग्राम थी, जो ये मैंने ब्लू ब्लू वाली पिक्चर ड्रा की हुई है, तब मेरी फोर्स कौन सी थी, ओ ए, दूसरी साइड फोर्स कौन सी थी, ओ बी। इसका मतलब मैंने लेमडा को और म्यू को वन वन रख लिया है। मैं कहता हूं कि इफ लेमडा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू वन, देन आर विल बी, जो ये रिजल्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, वन प्लस वन, टू टाइम्स ओ सी। तो देखते हैं कि क्या टू टाइम्स ओ सी आता है कि नहीं आता, और सी के लिए क्या पोजीशन है, कि वेयर विल सी लाई। तो सी के लिए ये लिखा है कि सी इज द पॉइंट ऑन ए बी विच डिवाइड्स ए बी इन रेशो म्यू इज टू लेमडा। इसका मतलब अगर म्यू और लेमडा दोनों वन वन है, इसका मतलब सी डिवाइड्स ए बी इन टू इक्वल पार्ट्स, इट मीन सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब मेरे को ये पता है कि अगर मैं ए सी
ए बी को ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरा अगर मिड पॉइंट आ जाए और फिर मैं ये एक लाइन इसको एक्सटेंड करके आगे लेके चलूं, तो ये मेरा पैरेललोग्राम का डायगोनल ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कि जो इसका मिड पॉइंट है ये ग्रीन लाइन का, तो अगर मैं ब्लू लाइन उसके मिड पॉइंट में से पास करूंगा ना, तो वो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का। और दूसरी बात ये कि ब्लू लाइन को ये ग्रीन लाइन डिवाइड करती है इक्वली, कि ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर है। कि अगर ओडी मेरा डायगोनल है विच इज रिजल्टेंट, देन ओडी इज इक्वल टू ओसी प्लस सी डी। पर ये जो जितनी सी डी लेंथ है उतनी ही ओसी लेंथ है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ओसी। सो रिजल्टेंट विल बी 2 टाइम्स ओसी। तो इसका मतलब कि जो ये लेमडा म्यू थ्योरम है, ये लेमडा म्यू थ्योरम कोई अलग चीज नहीं है। जो हमने पहले पैरेललोग्राम लॉ में किया है, वही पैरेललोग्राम लॉ की जनरलाइजेशन है। मैं कहता हूं लेट डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड जी बी द सेंट्रॉइड। एक ट्राइंगल दी हुई है, ए बी सी, जी बी इट्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बता सकता कोई बच्चा क्या होता है? अगर मैं बीसी का मिड पॉइंट ले लूं, एसी का भी मिड पॉइंट ले लूं और ए बी का भी मिड पॉइंट ले लूं, तो ये लाइंस ज्वाइन कर दो। अगर मान लीजिए इधर मैं नाम डी रख लूं, इधर ई रख लूं, इधर एफ रख लूं, तो ये जो बीई लाइन ड्रा की है इसको कहते हैं मीडियन, जो कि ट्राइंगल को ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी है। और इधर एडी इज अनदर मीडियन, एंड this FC will also pass through this point। इसी पॉइंट में से ही पास करना है। तो सेंट्राइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और वो जो तुम कह रही हो 2:1 रेशो, वो ये है कि जो ये सेंट्रॉइड है ना, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड कर देता है। कि ये बीजी जो है जीई का ट्वाइस है, सो दिस इज 2:1। तो इसी तरह ये जो ए जी है, दिस इज ट्वाइस ऑफ जी डी। जो सी जी है, इट इज ट्वाइस ऑफ जी एफ। दिस पॉइंट डिवाइड्स मीडियन इन रेशो 2:1। अच्छा, ये चीज मेरे को दी हुई है कि जी सेंट्रॉइड है किसी ट्रायंगल का। तो अब देखिए आगे क्या चीज दी है। कहते प्रूव दैट फोर्सेस जी डी जी डी, सो दिस फोर्स प्रूव दैट द फोर्सेस जी डी जीई एंड जी एफ आर इन इक्विलिब्रियम। ये फोर्सेस हमने प्रूव करना है कि अगर इस पॉइंट पे मैं 3 फोर्सेस अप्लाई कर दूं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जी डी जीई और जी एफ के बराबर है, तो वो 3 फोर्सेस जो है ना, वो इक्विलिब्रियम में होंगी। अब अगर मैंने इनको इक्विलिब्रियम में शो करना है, तो मैं किसी तरह से ये शो करना चाहता हूं, शो दैट जी डी प्लस जीई प्लस जी एफ, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। अगर इन तीनों का सम 0 आ जाए, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट 0 है। तो इस ट्रायंगल की साइड्स पे क्या करिए, एक फोर्स इधर अप्लाई कर दो, एट द सेम टाइम एक फोर्स इधर अप्लाई कर दो, एक फोर्स इधर अप्लाई कर दो, एक इधर अप्लाई कर दो, एक इधर अप्लाई कर दो अपनी तरफ से, एक इधर। कि नेट इफेक्ट 0 है। कि मैं एक इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, साथ ही कह रहा हूँ उधर है, कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ये दोनों कैंसिल कर रही हैं, ये दोनों कैंसिल कर रही हैं।
तो लेकिन अब पहले अगर मैं ये वाली फोर्स कंसिडर करूं, इस साइड वाली ए बी एंड ए सी, तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। तो यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूं, तो मेरे पास 2 AD प्लस 2 BE प्लस 2 CF ये आएगा। तो दिस इज 1/6 ये जो 2 टाइम्स AD है, दिस 2 टाइम्स AD, दिस थिंग इज इक्वल टू AB प्लस AC। दूसरी साइड 2BE, ये मेरे पास है BE। अब लेमडा म्यू थ्योरम मेरे को ये बता रही है कि ये 2BE फोर्स किस चीज का रिजल्टेंट है, ये वाली दो फोर्सेस का, BC और BA। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्लस BC प्लस BA प्लस ऐसे तीसरा जो है CF, ये CF का जो ट्वाइस है 2CF इज रिजल्टेंट ऑफ टू अनदर फोर्सेस विच इज CB प्लस CA। हाँ अब ठीक है। अब ये सारी फोर्सेस ना आपस में कैंसिल हो रही हैं। ये देखिए, एक बार फोर्स मैंने ए बी लगाई है, एक बार बी ए लगाई है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल हो गए। एक बार ए सी किया है और एक बार सी ए किया है, तो ये भी दोनों एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल हो गए। तो ये बी सी है, ये सी बी है, ये भी एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल हो गए। तो मेरा जो आंसर है फोर्सेस का 0 आ गया। किन चीज का 0 आया? ये जो सम था जी डी प्लस जी ई प्लस जी एफ, दिस सम इज 0। इट मीन्स दीज टू फोर्सेस जो जी पॉइंट से अप्लाई की हैं, the sum of these three forces is 0, therefore forces are in equilibrium।